हेलो हाय, कैसे हैं आप? आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे। तो जितने भी लोग लाइव आ गए हैं जल्दी से आप लोग कमेंट कर अपनी प्रेजेंस शो कर दीजिए और आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे। तो जैसा आप सभी को पता है कि अभी हाल ही में जो पेपर होने वाला है मई आपके नेक्स्ट जो मंथ है उसमें, तो उसके लिए हमने एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की थी और इस सीरीज में हमने ऑल 10 यूनिट्स को कवर किया है। ठीक है, तो ये इस लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 9 है। तो जो लोग नए हैं आप जाके पहले बहुत सारे जो लेक्चर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इस सीरीज में 8 लेक्चर्स हैं। बाकी अगर आप प्रीवियस पेपर के सॉल्यूशन की सीरीज में लगभग हम 30 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं, तो आप उनको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में आपको वो सारे लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सारे लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल हैं। ठीक है, चले तो बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधा क्लास स्टार्ट करते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम क्या कौन सा टॉपिक डिस्कस या किस यूनिट को कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो आज जो यूनिट रहेगी हमारी आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जो 5 क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चंस को देखेंगे। ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं, यानी या तो वो कहीं ना कहीं ये जो टॉपिक है वो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछा गया है, और या हो सकता है कि जो हमने क्वेश्चन लिए वही आपके एग्जाम में पूछे गए हो। लेकिन यहां पे हम क्वेश्चन तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, साथ में ये भी समझेंगे कि अगर आपने जो पढ़ा है ना वो क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, लेकिन इन केस ये क्वेश्चन आपके सामने आ गए तो आप एग्जाम में क्या अप्रोच लगाओगे जिससे आप क्वेश्चन को इजीली 100% एक्यूरेसी के साथ कर पाओ क्वेश्चन के आंसर को। ठीक है, तो मैं साथ ही साथ में बताऊंगा और साथ ही साथ में जो बाकी ऑप्शन है उनको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यानी कहने का मतलब ये 5 क्वेश्चन है और 4 टॉपिक और आपके 3 ऑप्शन और हैं, तो उनके बारे में भी हम देखेंगे। ठीक है, चलिए तो लेक्चर स्टार्ट करें। जितने भी लोग लाइव हैं जल्दी से कमेंट कर आप अपनी प्रेजेंस शो कर दीजिए, जिससे हाईलाइट हो जाएगा कि हाँ ये स्टूडेंट है वो लाइव आ गए हैं, इन्होंने क्लास ज्वाइन कर लिए। आप सभी को क्वेश्चन का आंसर करना है जैसा कि सर ने रूल्स निकाला था उसी रूल के मुताबिक। ठीक है, चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है अ फायरवॉल इज अ सॉफ्टवेयर टूल दैट प्रोटेक्ट्स, यानी फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर टूल होता है, वो किसको प्रोटेक्ट करता है, किसकी सुरक्षा करता है। 4 स्टेटमेंट हैं, यानी सर्वर की सुरक्षा करता है, नेटवर्क की करता है, फायर की करता है, इसके अलावा इंडिविजुअल कंप्यूटर बोला जाए, इंडिविजुअल कंप्यूटर जिसको हम पीसी के नाम से जानते हैं। तो अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा है फायरवॉल और ये जो 4 स्टेटमेंट हैं चारों अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपके माइंड में एक आंसर भी क्लिक हो गया होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये तो समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन आईसीटी से है। ठीक है, और सॉफ्टवेयर टूल है, तो यहां पे एक टर्म है जो इस क्वेश्चन को एलिमिनेट करेगा, इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचाएगा आपको। वो ऑप्शन है आपका स्टेटमेंट नंबर सी, यानी सी को अगर आप ध्यान से देखोगे फायरवॉल आग से तो नहीं बचाता, यानी कहीं ना कहीं फायरवॉल सॉफ्टवेयर है, तो क्या सॉफ्टवेयर आग से बचाएगा हमारे पीसी या किसी को? तो ये कहीं ना कहीं फिट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप ऑप्शन चेक करोगे तो चारों ऑप्शन में से आपको ये पहले चेक करना है कि सी जिस ऑप्शन में है वो ऑप्शन तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सी तो होगा ही नहीं, क्योंकि फायर तो प्रोटेक्ट करेगा ही नहीं फायरवॉल। चलिए तो सी आपके ऑप्शन नंबर 1 में है, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 में ये भी नहीं होगा, और ऑप्शन नंबर 3 में तो ये भी नहीं होगा। बचा आपके पास कौन सा? यानी ऑप्शन नंबर 4, और यही आंसर हो जाएगा। तो अगर आपने देखा ना, अगर आपने फायरवॉल पढ़ा भी नहीं था फिर भी आपने ये क्वेश्चन कर लिया हो, कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चन है आपके प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ, मैंने इसीलिए लिया क्योंकि कभी कभी होता क्या है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टॉपिक हमने पढ़े ही नहीं है, आप उन क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करोगे ये जरूरी है। यानी जो पढ़ा है उसी के आधार पर पहले तो आप
क्वेश्चन को जब भी कोई भी क्वेश्चन आए तो आप ये चेक करिए कि जो आपने पढ़ा है क्या उस क्वेश्चन में से कुछ मैच कर रहा है ना, कोई ना कोई ऑप्शन तो मैच करेगा ही, ठीक है। तो उस स्थिति में आप उस ऑप्शन को कहीं ना कहीं एलिमिनेट कर सकते हैं कि ये तो नहीं होगा क्योंकि हमें इसके बारे में श्योर पता है, ठीक है। तो अगर आपके ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल नया था, फिर भी आप कर सकते थे। क्लियर है? तो आई थिंक इस क्वेश्चन में किसी को डाउट नहीं आया होगा। अब डाउट ये हो सकता है कि सर आपने फायरवॉल तो बता दिया, अब लेकिन ये फायरवॉल होता क्या है, थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन दे दें। तो जैसे अगर हम बात करें फायरवॉल, जैसा कि बाकी 3 स्टेटमेंट आपके बचे, यानी फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर टूल होता है, तो यही आपकी डेफिनेशन हो गई। इसके अलावा फायरवॉल सॉफ्टवेयर टूल तो होता ही है, साथ ही साथ में फायरवॉल को हम सॉफ्टवेयर और एज अ हार्डवेयर दोनों तरीके से यूज करते हैं। दूसरा पॉइंट आपका ये हो गया। तीसरा पॉइंट हो गया कि फायरवॉल प्रोटेक्ट करता है किसको, सर्वर को, जो कि इस क्वेश्चन में लिखा था। दूसरा आपके नेटवर्क को, तीसरा आपके पीसी को। तो ये यहां पे 3 स्टेटमेंट आपके फायरवॉल के बारे में बन गए। इसके अलावा हम बात करें फायरवॉल की भी टाइप होती है। फायरवॉल के जैसे पैकेट फिल्टर्स होता है, स्टेटफॉल इंस्पेक्शन होता है, और नेक्स्ट आपका प्रॉक्सी सर्वर फायरवॉल होता है। तो 3 जनरल हम टाइप पढ़ते हैं, जबकि होते 4 हैं, तो 3 मेनली यूज किए जाते हैं। आपको इनको ध्यान से समझना है। यानी फायरवॉल एक ऐसा सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर होता है जो कि आपके नेटवर्क पर ट्रैफिक और आउटसाइड जो अनऑथराइज्ड एक्सेस हैं उनको रोकता है। यानी आपके नेटवर्क पर जितना भी ट्रैफिक है और जो सिग्नल्स हैं, चाहे वो आउटगोइंग हो या फिर इनकमिंग हो, उन सारे सिग्नल को कहीं ना कहीं चेकआउट करता है कि कहीं ना कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस तो नहीं हो रहा आपके पीसी पर, तो उसको प्रोटेक्ट करता है। अब इसके अलावा आपके पीसी को प्रोटेक्ट करने के लिए ओनली फायरवॉल नहीं होता, इसके अलावा एक और होता है जो एंटीवायरस के नाम से हम जानते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में ये डिफरेंस है कि फायरवॉल आपका हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, लेकिन एंटीवायरस आपका सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर होता है। तो कहीं ना कहीं ये बेसिक टर्म है। इसके अलावा एंटीवायरस में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंटीवायरस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आता है या फिर आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। तो बिल्कुल बेसिक चीज है, ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये अगर आप हमारे कोर्स में चाहोगे तो सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन है। कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर, उस सिस्टम सॉफ्टवेयर के कौन कौन से पार्ट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम किसी सॉफ्टवेयर को इन्फेक्ट करने के कारण जाने ना, तो इन्फेक्ट करने का जो सबसे अच्छा एग्जांपल है वो है मैलिशियस सॉफ्टवेयर। यानी ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके पीसी, आपके नेटवर्क को कहीं ना कहीं इन्फेक्ट करते हैं, उन्हें हम मैलिशियस सॉफ्टवेयर कहते हैं। जिस प्रकार एंटी सॉफ्टवेयर के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं और मैलिशियस के भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे आपका वॉर्म हो सकता है, वायरस हो सकता है, ट्रोजन हॉर्स हो सकता है, एडवेयर हो सकता है, स्पाईवेयर हो सकता है, कीलॉगर हो सकता है। इसी प्रकार बहुत सारे एग्जांपल हैं। सारे एग्जांपल्स आपको डिटेल में मिल जाएंगे कोर्स मॉड्यूल में। जिन लोगों ने इनरोल किया है आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा अपनी लिस्ट में। जिन लोगों ने नहीं किया है आप गूगल सर्च कर लेना, वहां पे आपको डिटेल में मिल जाएगा। नहीं होता है तो किसी दिन हम इसका जो थ्योरी लेक्चर्स है वो लेके आएंगे, तो वहां पे आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो आई थिंक किसी भी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में डाउट नहीं होना चाहिए। बाकी जो मैंने एक्स्ट्रा चीजें बताई कि ये चीजें होती हैं, तो एक क्वेश्चन में आपको ये सारी चीजें पढ़नी होती हैं, ठीक है। चलिए, जब भी आप कर पाओगे किसी भी टॉपिक को बिल्कुल कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 इन कंप्यूटर में पूछा है डीवीडी रोम क्या है। 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं, लेकिन आप ध्यान से देखोगे ना इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन में 2 टर्म है। कौन कौन से? एक तो आपका डीवीडी है और दूसरा है रोम। अगर आपको डीवीडी के बारे में पता है तो भी आप 50% तक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको रोम के बारे में पता है तो उस स्थिति में भी आप इस क्वेश्चन को 50% तक सॉल्व कर सकते हो। कैसे?
ये मैं आपको अप्लाई करके बताऊंगा। जैसे आपको अगर आप 4 ऑप्शन को ध्यान से पढ़ोगे ना, तो पहले बोला है कि डीवीडी के बारे में डेफिनेशन लिखी है, उसके बाद लिखा है रोम के बारे में। तो डीवीडी आपको यहां पे देखोगे ना कि ये डीवीडी कैसा स्टोरेज मीडिया है, क्योंकि डीवीडी आपको पता है कि स्टोरेज माध्यम है। तो ये स्टोरेज मीडिया कैसा है, यहां पे एक तो ऑप्टिकल है, दूसरा मैग्नेटिक है। तो अगर आपको पता होगा कि ये अगर मैग्नेटिक है या फिर ऑप्टिकल है, तो सभी को पता है कि जो डीवीडी होता है वो हमारा ऑप्टिकल होता है। तो मैग्नेटिक वाले यानी ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 दोनों आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। ये तो रहा डीवीडी की अगर आपको नॉलेज है तो। क्लियर है। अब हम बात करते हैं आपके रोम की। अगर आपको पता है कि रोम क्या होता है, रोम जनरली अगर आपने ध्यान से जब मैंने एक पेपर कराए थे, मुझे पेपर याद नहीं है, उसमें सीडी रोम का फुल फॉर्म पूछा गया था। ठीक है, तो उसमें मैंने कंप्लीट एक्सप्लेन किया था सीडी रोम के बारे में, डीवीडी रोम के बारे में, सीडी आरडब्ल्यू के बारे में, सीडी आर के बारे में, इसी प्रकार डीवीडीआर, डीवीडी आरडब्ल्यू, डीवीडी रोम, डीवीडी रैम, इन सारे टर्म को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आप जाके जो प्रीवियस लेक्चर का जो जून 2020 में पेपर हुआ था वहां पर मैंने एक्सप्लेन किया था, मैं यहां पे भी करूंगा, लेकिन जिन लोगों ने वहां ज्वाइन किया था तो वहां पे बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन की थी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हैं ये साथ ही साथ में एक्सप्लेन तो करेंगे, ये भी देखेंगे। ठीक है, अगर आपको रोम के बारे में पता है तो रोम की क्वालिटी है, यहां पे जो डेटा रिटर्न किया जाता है वो ओनली वंस होता है, यानी सिर्फ और सिर्फ आप एक बार इसमें डेटा रिटर्न कर सकते हो। तो अगर आपको रोम के बारे में पता था तो ओनली वन टाइम रिटर्न किया जाता है। तो पहला ऑप्शन यहां पे देखो रिटर्न मैनी टाइम्स, और लास्ट ऑप्शन देखो रिटर्न मैनी टाइम्स। तो ये दोनों ऑप्शन आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते थे वाई रोम डेफिनेशन। तो कहीं ना कहीं अगर आपने ये दोनों कंडीशन लगाई ना तो यहां से एक ऑप्शन आपका निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये है कि अगर आपको जो टर्म पूछा है, जो कॉन्सेप्ट पूछा है, उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज है, इनकेस अगर आपको नहीं है तो बाकी 4 ऑप्शन को एक बार ध्यान से पढ़िए, हो सकता है उन 4 में से किसी के बारे में आपको नॉलेज हो और वहां से क्वेश्चन के आंसर तक आप पहुंच जाओ, जैसे हमने इस क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चन में अप्लाई किया ये मेथड। क्लियर है। अब हम बात करते हैं डीवीडी और सीडी रोम की डिटेल के बारे में। तो यहां पे मैं फुल फॉर्म नहीं बताऊंगा क्योंकि फुल फॉर्म आपको पता है। चलिए तो यहां पे एक बार इनके डिटेल भी देख लेते हैं। देखो सीडी और डीवीडी 2 टर्म होते हैं आपके। अब बात करें सीडी की तो इनकी फुल फॉर्म आप लोग चेक कर लेना, फुल फॉर्म मैं आपको नहीं बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक है। तो पहला पॉइंट आपको इनकी फुल फॉर्म से याद रखना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट इनके साथ में जब रोम लग के आता है ना, इनके साथ में जब रोम लग के आएगा तो इसमें जो रिटन प्रोग्राम होगा, चाहे वो डीवीडी हो या फिर सीडी हो, ठीक है, इसमें जो रिटन प्रोग्राम होगा ओनली वंस टाइम, यानी सिर्फ और सिर्फ एक टाइम होगा। ठीक है, इसके अलावा यही कंडीशन अगर सीडी या डीवीडी के साथ ओनली आर लिख के आता है ना, तो उस स्थिति में भी यही चीज होगी। क्या डिफरेंस होता है रोम और आर में, ये मैं बता चुका हूं आपको। ठीक है, नहीं है तो आप जाके प्रीवियस लेक्चर चेक करिए, वहां पे आपको कंप्लीट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर सीडी और डीवीडी में अगर R/W या फिर RW आता है ना, तो उस स्थिति में जो रिटन प्रोग्राम होगा, यानी उनमें जो रिटन कर सकते हो वो होगा मैनी टाइम्स। ठीक है ना, ये आपके डीवीडी और सीडी दोनों के लिए वैलिड करेगा। अब सीडी और डीवीडी में क्या अंतर है ये भी मैं बता चुका हूं आपको। ठीक है, चलिए इसके कुछ बेसिक चीजें। इसके अलावा अगर सीडी के साथ रैम आता है ना, रैम, तो इसका भी यूज हम रिटर्न मैनी टाइम्स कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे देखो RW का मतलब है इसमें जो डेटा रहेगा वो आपका परमानेंटली रहेगा। ठीक है, तो रैम और रोम इन सब का फुल फॉर्म आपको पता है, बिल्कुल बेसिक है। इसके अलावा डीवीडी और सीडी
जो डीवीडी में है, डीवीडी का फुल फॉर्म, सीडी या सीडी का फुल फॉर्म, ये सारी चीजें आपको पता होंगी। नहीं पता है तो आप प्रीवियस लेक्चर जाके चेक कर लेना। आईसीटी का सॉल्यूशन मैंने वहां पे बताया था, तो आप डिटेल में चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा डीवीडी और सीडी में क्या अंतर है, और अगर हम कोई डेटा डीवीडी और सीडी में अगर हम कॉपी करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, किसके द्वारा की जाती, ये सारी चीजें ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। बस आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि सर डीवीडी और सीडी में जब हम कोई डेटा कॉपी करते हैं, सेंड करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है। ये आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए, तो आई थिंक क्लियर हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विथ रिगार्ड टू कंप्यूटर मेमोरी, यानी कंप्यूटर मेमोरी के संबंध में बताना है आपको कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, चलिए, पहला जो स्टेटमेंट है वो है कैश मेमोरी इज अ वॉलेटाइल मेमोरी। सेकंड है मैग्नेटिक मेमोरी इज अ वॉलेटाइल मेमोरी। थर्ड ऑप्शन है फ्लैश मेमोरी इज अ वॉलेटाइल मेमोरी। और फोर्थ स्टेटमेंट है रैम इज अ वॉलेटाइल मेमोरी। तो अगर आप इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखोगे तो यहां पे भी एक चीज कॉमन आ रही है, वो क्या है, वॉलेटाइल मेमोरी। तो इस क्वेश्चन को जो एलिमिनेट करेगा वो करेगा ये टर्म, कि अगर आपको वॉलेटाइल के बारे में पता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को विदिन सेकंड कर जाओगे। अब ये वॉलेटाइल होता क्या है, तो वॉलेटाइल का मतलब है, यहां पे हिंदी को अगर आप रेफर करोगे तो यहां पे स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं आपको क्लियर हो रहा है। क्या है, पहला जो स्टेटमेंट है कैश मेमोरी अस्थिर मेमोरी है, अस्थिर मेमोरी है, यानी कहने का मतलब है ये जो मेमोरी के टाइप लिखे हुए हैं इनमें जो डेटा स्टोर किया जाता है वो अस्थिर होता है, यानी टेम्पररी रूप से किया जाता है, ना कि परमानेंटली। तो यहां से एक बात तो क्लियर हो रही है, वॉलेटाइल का मतलब है यानी वो मेमोरी जिसमें डेटा हम कुछ समय के लिए, या बोला जाए हम टेम्पररी रूप से स्टोर करते हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर आप टेम्पररी रूप जैसे ही आपके माइंड में क्लियर हुआ तो एक एग्जांपल आपको पता चल गया होगा कि रैम में हम जो डेटा रखते हैं, जो डेटा स्टोर होता है वो टेम्पररी रूप से होता है, ना कि परमानेंटली। तो वॉलेटाइल की डेफिनेशन हो गई, यानी वॉलेटाइल एक ऐसी मेमोरी होती है जिसमें जो डेटा होता है वो टेम्पररी रूप से स्टोर होता है, या फिर बोला जाए कि जैसे आपका पावर स्विच कट होता है वो डेटा एरेज हो जाता है। ठीक है, तो यानी आपका डी तो होगा ही होगा, क्योंकि रैम इस फीचर्स को फॉलो करता है पूरी तरीके से। तो पहला ऑप्शन आप नहीं मान सकते कि पहला तो होगा ही नहीं होगा, एक ऑप्शन आपने आसानी से एलिमिनेट कर दिया। बाकी अगर आप बात करें बी भी हो सकता है, सेकंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है, और आपका फोर्थ भी हो सकता है। लेकिन आप ध्यान से देखो बाकी सारी मेमोरी को, यानी क्या मैग्नेटिक मेमोरी हम डेटा में मैग्नेटिक में जो मेमोरी होती है उसमें हम डेटा टेम्पररी रूप से स्टोर करती हैं, या फिर फ्लैश मेमोरी में टेम्पररी रूप से स्टोर करती हैं। तो हमें पता है कि कैश मेमोरी में जो डेटा होता है वो भी टेम्पररी रूप से स्टोर होता है, यानी ए भी होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। काफी स्टूडेंट ने आंसर भी किया है। ठीक है, चलिए, तो क्लियर है। तो अब बात ये आ गई कि मैग्नेटिक और फ्लैश ये मेमोरी क्या होती है। तो इनका मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। मैग्नेटिक मेमोरी एक एग्जांपल है, मैग्नेटिक का जो टैप होते थे पुराने जमाने में, ये मैग्नेटिक एक एग्जांपल है। फ्लैश मेमोरी का एग्जांपल है आपका पेन ड्राइव। इनमें जो डेटा होता है वो परमानेंटली स्टोर होता है, इसीलिए ये जो मेमोरी होगी वो आपकी नॉन वोलेटाइल होंगी, ना कि वोलेटाइल। ठीक है, तो दोनों आपको क्लियर होगी कि मैग्नेटिक आपकी वोलेटाइल क्यों नहीं होगी और फ्लैश मेमोरी आपकी वोलेटाइल क्यों नहीं होगी। तो आई थिंक इसमें
चारों चीजें आपको कैश मेमोरी, ये मैं आगे बताऊंगा, मैग्नेटिक क्या होती है, ये मैं सारी चीज आपको जो कोर्स मॉड्यूल है उसमें कंप्लीट एक्सप्लेन है कि मैं कैश मेमोरी क्या होती है, रजिस्टर्ड क्या होता है, मैन मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, क्या स्पीड होती है, क्या स्टोरेज होता है, सारी चीजें एक्सप्लेन है। आप जाके चेकआउट करोगे तो वहां पे आपको कंप्लीट मिल जाएगा। तो ऐसे इस क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मेमोरी से ही क्वेश्चन है। बस पूछा क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर मेमोरीज ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग मेमोरी एक्सेस टाइम लो टू हाई। यानी कौन सी मेमोरी है जिसको में डेटा एक्सेस करने में सबसे कम टाइम लगता है, फिर उसके बाद थोड़ा सा ज्यादा, फिर उसके बाद थोड़ा सा ज्यादा, फिर उसके बाद थोड़ा सा ज्यादा। तो ये अरेंजमेंट, ये ऑर्डर आपको डिफाइन करना है, क्या होगा। तो इसके लिए जो मेमोरी का फिगर है, जो एक्सेस टाइम वाला या फिर बोला जाए उनकी स्पीड वाला, स्टोरेज वाला, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। चलिए, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको पहले एक फिगर बताता हूं, वहां पे आपको और क्लियर होगा। जैसे आपको पता है कि आपके कंप्यूटर में ये होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसके जो पास यूनिट होती है, मेमोरी होती है, पहली होती है रजिस्टर्स होती हैं इसमें ही सीपीयू में। उसके बाद उससे थोड़ी दूर होती है कैश मेमोरी, सॉरी और ये थोड़ा सा दिक्कत हो गई, कैश मेमोरी। देन उसके बाद होती है मैन मेमोरी, और सबसे दूर होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। तो ये होता है मेमोरी का फिगर वाई अकॉर्डिंग सीपीयू के। अब यहां पे जो मेन होगा, मैन मेमोरी में आपको पता है, मैन मेमोरी में क्या आता है, आपका रैम आता है, ठीक है। चलिए, तो यहां पे एक चीज आपको क्लियर होगी, वो क्या है, जैसे सीपीयू से जैसे आप जाओगे दूर, जैसे आप सीपीयू से जैसे दूर जाते हो, तो आपका जो स्पीड, जो स्टोरेज है, जो आपका स्टोरेज कैपेसिटी है, स्टोरेज कैपेसिटी वो आपकी इंक्रीज होती है। वो क्या होती है, आपकी इंक्रीज होती है। ध्यान से सुनना ये सारी चीजें, क्योंकि यही आपके क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब जैसे आप सीपीयू के नजदीक आते हो, जैसे आप सीपीयू के नजदीक आते हो, तो जो एक्सेस टाइम है वो आपका डिक्रीज होता जाता है। यानी बोला जाए कि अगर हम बोले जैसे रैम से डेटा एक्सेस करने के जो टाइम लगेगा, उससे कम लगेगा कैश मेमोरी में, और उससे भी कम लगेगा आपका रजिस्टर्ड मेमोरी में। अगर साइज की बात करें तो सबसे ज्यादा आपका साइज किस में होगा, सेकेंडरी मेमोरी में, क्योंकि हमें जैसे सीपीयू से दूर जाते जा रहे हैं तो जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बढ़ती जा रही है। यानी सबसे कम साइज होगा आपका रजिस्टर्ड का, उससे ज्यादा होगा कैश का, उससे ज्यादा होगा मैन मेमोरी या रैम का, और सबसे ज्यादा होगा स्टोरेज का। अगर हम स्पीड या फिर एक्सेस टाइम की बात करें तो सबसे ज्यादा जो एक्सेस टाइम होगा वो रजिस्टर्ड का होगा, उससे कम होगा आपका कैश का, और उससे कम होगा आपका रैम का, और उससे भी कम होगा सेकेंडरी मेमोरी का। तो ये फिगर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम वापस चलते हैं क्वेश्चन जो पूछा गया था। अब सीपीयू से हमें डिजाइन करना है, सीपीयू के पास ले जाना है। अब सीपीयू के सबसे पास कौन सी थी, पहले नंबर पे थी रजिस्टर्ड, दूसरे पे थी आपकी कैश मेमोरी, तीसरे पे थी आपकी मैन मेमोरी, और फोर्थ पे थी आपकी कौन सी, सेकेंडरी मेमोरी। यही आपका एक्सेस टाइम होगा, यही, यानी सबसे कम आपका रजिस्टर्ड के लिए लगेगा, उससे फिर ज्यादा लगेगा कैश के लिए, फिर देन मेमोरी, उसके बाद आपका सेकेंडरी मेमोरी। तो यही आपका यानी
पहले होगा ए, फिर उसके बाद डी, तो ए और डी ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। इसके लिए आपको जो ये जो मैंने फिगर बताया था अभी, वो आपको अगर पता होता तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, लेकिन मैंने क्वेश्चन इसीलिए लिया क्योंकि इससे दो क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। दो कौन कौन से, एक तो आपका एक्सिस टाइम वाला, दूसरा कभी स्टोरेज कैपेसिटी के ऊपर क्वेश्चन आए कि किसका स्टोरेज ज्यादा है, कोई चारों ऑप्शन हो तो आप कैसे बता पाओगे। ठीक है, तो आई थिंक फोर्थ क्वेश्चन भी आपका जो 4 नंबर का है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5। स्टेटमेंट में क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट दिए हैं, दोनों को हमें ध्यान से पढ़ना है। अब ऑप्शन आपको पता है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, ये आपको बताना है। तो यहां पे तो आपकी जो नॉलेज है, जो आपको इस टॉपिक के बारे में पता होगा तभी आप कर पाओगे, लेकिन क्वेश्चन आपके इजी हैं। कैसे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये सारे टॉपिक आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है, चलिए पहला जो स्टेटमेंट है, फर्स्ट, मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू स्टोर एनी 3 डिजिट डेसिमल नंबर इज 10, यानी किसी 3 डिजिट डेसिमल नंबर को स्टोर करने के लिए जो कम से कम बिट्स की नीड होगी वो 10 होगी। क्लियर है क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो पहले तो हम इसी को समझते हैं, क्योंकि हम यहां पे तो क्वेश्चन का आंसर तो करेंगे ही, साथ में क्वेश्चन का आंसर नहीं बता रहा, बल्कि आपको क्वेश्चन का आंसर ये क्यों है ये एक्सप्लेन कर रहे हैं हम। ठीक है, तो बोला जा रहा है, अगर आपने ध्यान से जो नंबर सिस्टम का कन्वर्जन है, सर ने 7 लेक्चर लिए थे, वो आपके टेलीग्राम पे भी उन 7 लेक्चर्स का वीडियो लिंक अपलोड था, वहां से आप चेकआउट कर लेना। तो वहां पे अगर आपने ध्यान से बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी, अगर आपने दोनों नंबर सिस्टम के कन्वर्जन पढ़े हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए सबसे इजी था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए पूछा क्या था कि 3 डिजिट का डेसिमल नंबर। अब 3 डिजिट का अगर हम डेसिमल नंबर की बात करें तो मिनिमम 3 डिजिट का डेसिमल नंबर क्या होता है, वो होता है आपका 100, और मैक्सिमम आपका डेसिमल नंबर 3 डिजिट का क्या होता है आपका 999। ठीक है, तो ये होता है, यानी अगर आप इन नंबर्स को कंप्यूटर में स्टोर करते हो तो कितने बिट की नीड होती है। तो अगर आपको बिट के बारे में थोड़ी सी नॉलेज है ना तो आप कर पाओगे। जैसे अगर आपने बिट के बारे में पढ़ा है तो बिट हमें पता है कि बिट क्या होती है, बिट में 2 डिजिट होती है, एक तो 0 होता है, दूसरा आपका 1 होता है। तो यानी आपके पास बोला गया था इनको स्टोर करने के लिए 10 बिट्स की नीड होती है, यानी कहने का मतलब है क्या 2 की पावर 10 बिट्स की नीड होगी इनको फिल करने के लिए। तो अगर आप ध्यान से देखो 2 की पावर 10 का मतलब क्या है, 2 की पावर 10 को जब आप कन्वर्ट करोगे तो 1024 है, यानी 1024 होता है 2 की पावर 10 बिट्स का मतलब। तो कहने का मतलब ये है, यानी अगर आप इन सारे नंबर्स को फिल करना चाहते हो, क्योंकि जब आप चेकआउट करोगे 2 की पावर, जैसे आप 2 की पावर 8 की बात करो तो 2 की पावर 8 में आप नंबर फिल कर सकते हो 2 की पावर 256 तक, लेकिन 2 की पावर 9 में जो नंबर्स हैं, जो डेसिमल नंबर है, वो फिल कर सकते हो आप 512 तक। इसी प्रकार 2 की पावर 10 में जो नंबर फिल होंगे 1024 तक, ये नंबर आप स्टोर कर सकते हो। तो जबकि आपकी रेंज दी गई थी 100 से लेकर 999 तक, जबकि 2 की पावर 10 में जो स्टोर नंबर की कैपेसिटी थी वो थी 1024 तक। तो यानी कहने का मतलब है कि 3 डिजिट का कोई भी डेसिमल नंबर को स्टोर करने के लिए जो हमें बिट्स चाहिए वो चाहिए 10, यानी 2 की पावर 10 होगा। और 2 की पावर 9 अगर हम लेते तो 9 में आपका 512 होता है, जो कि वैलिड नहीं है इस सीरीज के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये जो स्टेटमेंट है वो आपका बिल्कुल 100% करेक्ट है। तो यानी फर्स्ट आपका स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो सेकंड में बोला गया है द डेटा इन अ डिजिटल कंप्यूटर स्टोर इन द टर्म ऑफ
विड्थ एंड वाइट, ये बात सही है। यानी आपके कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर होता है वो विड्थ और वाइट में होता है। जबकि पूछा क्या है, वेयर 1 पेटाबाइट इज इक्वल्स टू 250 बिट्स, यानी एक पेटाबाइट का जो वैल्यू होती है 250 बिट्स के इक्वल होती है। तो कहीं ना कहीं अगर आपने मेमोरी का जो कन्वर्जन पढ़ा है ना, तो आपको एक बात क्लियर हो रही होगी। देखो 250 बिट्स का मतलब क्या है, यानी अगर हम 1 बाइट की बात करें ना, 1 बाइट की बात करें तो 1 बाइट में आपका 1024 बिट्स होता है। अब यहां पे बोला जा रहा है पेटाबाइट, जबकि आपको पता है पेटाबाइट आपका टेराबाइट से भी बड़ा होता है। जबकि टेराबाइट से बड़ा है, और आपको पता है मेमोरी में जो मेमोरी मैनेजमेंट जो मेमोरी यूनिट थी वहां पे हमने पढ़ा था कि सबसे आपकी बिट्स होती छोटी, उसके बाद नेबल होती है, उसके बाद बाइट्स, बाइट्स के बाद किलोबाइट, किलोबाइट के बाद मेगाबाइट, मेगाबाइट के गीगाबाइट, गीगाबाइट, गीगाबाइट के बाद टेराबाइट, टेराबाइट के बाद पेटाबाइट, पेटाबाइट के हेक्साबाइट। तो ये था मेमोरी का आपका यूनिट का जो सीक्वेंस था। जबकि आपको पता है पेटाबाइट टेराबाइट के बाद आ रहा है, यानी पेटाबाइट की जो वैल्यू है, यानी 1 पीबी होता है वो 1024 टीबी होता है। और यहां पे बोला गया है कि 250 बिट्स होगा, तो कहीं ना कहीं ये 1 बाइट से भी कम आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो स्टेटमेंट है वो फॉलो नहीं कर रहा जो बोला गया था। तो अगर 1 पेटाबाइट इक्वल टू 1024 या 2 की पावर 10 टीबी होता तो ये वैलिड होता। अदरवाइज इसके अलावा और भी जो कन्वर्जर्स हैं, जैसे अगर जीबी में होता, एमबी में होता, केबी में होता, तो 2 की पावर में आता। जैसे 1 पेटाबाइट अगर हम बात करें, 1 पीबी बराबर आपका टीबी में, तो आपको पता चल गया 1024, टीबी में कितना होता है 2 की पावर 10 टीबी होता है। जीबी में बात करें तो 2 की पावर 20 जीबी होगा, और एमबी में बात करें तो 2 की पावर 30 एमबी होगा 1 पीबी इक्वल टू। और अगर हम बात करें केबी में तो 2 की पावर 40 केबी होगा। ये मेमोरी जो मेमोरी का कन्वर्जन है यूनिट का, अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट में बॉक्स में कमेंट करिए, तो मैं आपको स्पेशली एक लेक्चर लेके आऊंगा, वहां पे मेमोरी का कन्वर्जन पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर हम बात करें वाइट में, तो वाइट में एक और आपका 10 की पावर हो जाएगा, 10 की पावर 50 वाइट हो जाएगा। और विड्स में भी करना है तो 2 की पावर 53 विड्स हो जाएगा। तो ये मेमोरी का कन्वर्जन है। कहीं ना कहीं अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट करिएगा, ये सारी चीजें हम आपको इस सेपरेट लेक्चर में देंगे, ठीक है। चलिए, तो एनी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट आया तो आप डाउट जरूर पूछेगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करें, जो लोग चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसके साथ साथ अगर आप ये लेक्चर पहली बार देख रहे हो तो इस सीरीज के बहुत सारे और भी लेक्चर्स हैं, 8 लेक्चर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके साथ प्रीवियस पेपर का जो सॉल्यूशन वाली सीरीज है उसमें भी लगभग 30 लेक्चर हो चुके हैं, तो उनको भी आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना। और अगर आप इन सारे टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करना चाहते हो, डिटेल में पढ़ना चाहते हो, तो हमारा कोर्स मॉड्यूल अवेलेबल है, उसके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर भी आपकी स्क्रीन पर है, तो वहां पे आप मोर इंक्वायरी के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। किसी प्रकार की इंक्वायरी हो तो आप व्हाट्सएप करिए, कॉल नंबर भी है, कमेंट बॉक्स है, टेलीग्राम है, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इन लेक्चर्स की सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलती है। और कोई भी क्लास का नोटिफिकेशन होता है वो भी आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड किया जाता है। तो आई थिंक आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। कहीं पर भी अगर आपको डाउट आया, किसी भी टॉपिक को आपको डिटेल में पढ़ना है, तो भी आप कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पे लिख सकते हो, क्योंकि ये सारे लेक्चर्स को हम डिटेल में ऑलरेडी कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। आपको नहीं आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, बाकी हम सारे लेक्चर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो नए लेक्चर मिलेंगे नए टॉपिक नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, गुड नाइट, शुक्रिया। ओके, चलिए।